बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। जनाब, बहुत सी बातें करनी है तो बारी बारी सभी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि AQI इंडेक्स जो है ना सिर्फ पंजाब भर में ऊंचा जा रहा है बल्कि पेशावर में भी हमें दिखाई दे रहा है कि 631 तक पहुंचा है। तो बस पेशावर वाले AQI इंडेक्स को लेकर वो भी संजीदा होना शुरू हो जाएं और जो चीज़ें इसमें इजाफा करती हैं उससे इज्तनाब करने लग जाएं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन के भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। तो महंगाई के मारे अवाम पर भारी वो पड़ने लग गए हैं। पंजाब भर में ट्रैफिक की खिलाफवर्जी पर क्रैकडाउन का सिलसिला तेज कर दिया गया है और गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने IG को कम उम्र ड्राइवर जो बच्चे हैं उनको गिरफ्तार करने से रोक दिया। क्योंकि यही बात की जा रही थी कि जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं, अगर बच्चे वो ड्राइव कर रहे हैं तो उनका फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन जाता है अगर FIR उन पर दर्ज कर दी जाती है। तो उस हवाले से हुक्म दिया गया। उन्होंने वाजे किया है कि कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं, जो बच्चे, उनसे मुतालिक पहले ही आगाही मुहिम चलाई जानी चाहिए, जिसके बाद वज़ीर आला मरीम नवाज ने भी कम उम्र तलबा की गिरफ्तारी पर पाबंदी लगा दी है। एडिशनल IG साहब से जब हमारी बात हुई थी उन्होंने इस चीज़ को क्लियर भी किया था और अब ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आया है और 16 साल के बच्चों के लिए स्मार्ट कार्ड और लाइसेंस जारी करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने कम उम्र तलबा की गिरफ्तारी पर पाबंदी लगाई है और बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर वज़ीर आला मरीम नवाज सख्त बरहम हुई और 16 साल के बच्चों के लिए स्मार्ट कार्ड और लाइसेंस बनाने का उन्होंने फैसला कर दिया। और पहली खिलाफ वर्जी पर जो हेलमेट ना पहनने पर उन्होंने कहा कि वार्निंग चलान दिया जाए। ट्रैफिक निगरानी के लिए ड्रोन और बॉडी कैम का आगाज किया गया है। मरीम नवाज ने कहा कि मासूम बच्चों को नहीं पकड़ना चाहते मगर कानून की पासदारी भी जरूरी है। बच्चों का कसूर नहीं है, हमने उन्हें हेलमेट पहनने की आदत और ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने हेलमेट पहनने की आदत नहीं डाली, लेकिन साथ साथ ये भी देखें ना कि अगर आप हेलमेट ले जाते हैं तो उसको रखेंगे कहाँ पर, उसके भी बंदोबस्त होने चाहिए। गाड़ियों के साथ ऐसी डिवाइसेस मौजूद होनी चाहिए जिसके साथ ये अटैच हो जाएं ताकि वो चोरी भी ना हो सके। फिर अगर आप पाबंदी आयद करते हैं तो फिर उसके साथ साथ फिर इसकी तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना चाहिए। लेकिन देखिए, हर कोई एक दूसरे को बता रहा है। हुकूमत अवाम को बता रही है, अवाम हुकूमत को बता रही है कि आपको क्या मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा। हेलमेट बेसिकली आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं जनाब। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी की इजाजत का जो कानून है वो जारी किया है। गवर्नर पंजाब के दस्तखत से बसंत मनाने की मशरूत इजाजत देने का ऑर्डिनेंस जारी हुआ है। ऑर्डिनेंस के तहत बसंत के लिए शराइत मुकर्रर की गई हैं। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजाएं भी मुकर्रर की गई हैं। और अगर बात करें, पंजाब में 2001 में पतंगबाजी पर पाबंदी लगी थी। 18 साल से कम उम्र बच्चे अब पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या जो भी सरपरस्त या जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाजत होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर सख्त सजाएं दी जाएंगी और कानून की खिलाफ वर्जी पर कम अज कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद होगी। बिल्कुल, और हम इसी पर तबसरा कर रहे थे कि सजाएं आप जितनी मर्जी रख लें, जैसा 5 साल की कैद की सजा रख दी, 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा आपने रख दी, लेकिन इसके बावजूद ये तभी मुमकिन हो सका है कि हम बहुत सारी जानें सेव कर सकें कि ये 18 साल तक पाबंदी आयद रही है। और अगर आप पाबंदी को खोलना भी चाहते हैं तो इसको मरहलावार खोलिए और शहर से दूर खोलिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मोटरसाइकिल सवार हैं जो इस खतरे की जद में आ गए और इक्का दुक्का वाकया तो अब भी होते हैं जब पाबंदी आयद है। तो उस सूरत में जब आप पाबंदी हटाएंगे तो अगर तो पाबंदी हट जाती है बाकायदा तौर पर तो आवाम को भी खुद भी जिम्मेदारी का जो है ना मुजाहरा करना पड़ेगा। एक अच्छा भला फेस्टिवल था जिसको हमने खूनी खेल में खुद ही तब्दील किया और उसके बाद फिर पाबंदी भी लग गई। अगर पाबंदी हटाई जाए तो खुदारा ख्याल कीजिए और जिस तरीके से बताया जा रहा है उन शराइत को मद्देनजर रखकर ही अपनी ये सेलिब्रेशन कीजिएगा। अभी तो आगे चलकर ही पता चलेगा कि इजाजत मिलती है या नहीं मिलती है। जनाब, आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता माह 4 नवंबर से बानी PTI से मुलाकातों का बंद सिलसिला आखिरकार कल टूट ही गया और फिर अडियाला जेल हुकाम ने 29 दिन के बाद मुलाकातें बहाल कर दी। गुज़िश्ता रोज बानी PTI की बहन उज़्मा खान और वकील सलमान सफदर ने इजाजत के बाद उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद अडियाला के बाहर मीडिया से बात करते हुए उज़्मा खान ने बताया कि बानी PTI मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है। ज़राए के मुताबिक जेल इंतजामिया ने मुलाकात एक शर्त पर बहाल की थी कि मुलाकात के दौरान या मुलाकात के बाद कोई सियासी गुफ्तगू, कोई सियासी पैगाम, कोई सियासी सरगर्मी बिल्कुल नहीं होगी और ये शर्त आइंदा हर मुलाकात पर आयद होगी।
खिलाफ वर्जी हुई तो फैसला वापस भी हो सकता है। उधर सेनेटर फैसल वावडा ने अपने एक्स पर बयान में लिखा कि मैंने कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फायदा हो गया, 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। वजीर आला केपी ने अडियाला और इस्लामाबाद बलवा न करके मुस्बत कदम उठाया है। बहनों का हक था, जो गैर सियासी हैं वो हक उनको मिला है। सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खबरदार किया है कि एहतजाज के दौरान सूबे के सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म कर दिया जाएगा। और उधर पार्लियामेंट आमद पर मौलाना फजल रहमान से सवाल हुआ। साफियों ने कहा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग रहा है। जवाब में उन्होंने कहा कि जिन्होंने लगाना है उनसे ये सवाल पूछें। मौलाना साहब की फहम फरासत की दाद देनी पड़ेगी। काफ़ी दिलचस्प जवाब दिया उन्होंने। सेनेटर एमल वली खान से सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि गवर्नर राज मसाइल का हल नहीं, उसकी मुखालफत करते हैं और करते रहेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर चुके हैं माजिद निजानी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले अगर हम बात करें, 29 रोज़ के बाद बिल आखिर बानी पीटीआई से मुलाकात हो ही गई उनकी बहन की। सेहत के हवाले से भी उन्होंने अपडेट दी कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो हैं बिल्कुल खैरियत से लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। एक तो इसको कैसे देखते हैं, और एक जो शर्त आयद की गई थी कि सियासी गुफ्तगू ना की जाए और उस मुलाकात के बाद भी गुफ्तगू ना की जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो जिनका हल निकल आया है। एक तो ये है कि हुकूमत की जानिब से एक गैर जरूरी ताखीर की गई और जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि इस मुलाकात में सियासत पे बात नहीं होगी, फैमिली मुलाकात करेगी, फिर तीनों बहनों में से जो सबसे कम पॉलिटिकल हैं उनका नाम दिया गया, मुलाकात हो गई। पूरा 1 महीना एक सर्कस लगा रहा, मीडिया पर तमाशा होता रहा। लेकिन उसके बाद मामला यही हुआ कि जब अडियाला में मुलाकात खत्म हो गई और रात को इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जो तफसीली बयान दिया, तो उससे मामला फिर 1 महीना पूरा एक सर्कस लगाया गया था, तमाशा लगाया गया था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ और उनका जो मौकिफ है वो उसी तरह मौजूद है। दूसरी बात ये हुई कि इस सारे मामले के अंदर एक चीज की क्लैरिटी आ गई कि ये जो फेक न्यूज का मसला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ नोवेयर एक खबर निकलना शुरू होती है कि इमरान खान की सेहत खराब है, वो परेशान है, बीमार हैं, मरने वाले हैं, उनकी सेहत का पता होना चाहिए। अफवाहें गर्दिश करना शुरू करती हैं, पूरा जो सोशल मीडिया का माहौल है वो गर्म हो जाता है। उसके बाद पता चलता है कि था ही कुछ नहीं। दूसरी बात, और इसमें जो उनकी बहनें हैं वो कैटेगोरिकली कह चुकी हैं, जिनकी 4 नवंबर को मुलाकात हुई थी, कि वो वर्जिश भी कर रहे हैं, वो खाना भी खा रहे हैं, वो अपनी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं वो जेल में पकता है और उनके पैसों से ही पकता है, गवर्नमेंट के पैसों से नहीं पकता। तो जो उनके पैसे हैं उनसे वो जो चाहते हैं वहां पर बनवा लेते हैं। तो इसलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो अफवाहें हैं और फेक न्यूज का जो मसला है, इसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ को और हुकूमत को दोनों को सोचना चाहिए कि ये क्या मामला है कि हर 2 महीने बाद एक तरफ से अफवाहों का सिलसिला गर्म होता है और उसके बाद फिर सारा सियासी माहौल खराब हो जाता है। बिल्कुल, ये बताइएगा तीसरी इसमें बात ये कि जो जी कंटिन्यू कीजिए, तीसरी बात बताइए। तीसरी बात ये कि जो वुकला से मुलाकात है वो उनका कानूनी हक है और मेरा ख्याल है उसके अंदर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ताकि वो जो अदालती मामलात हैं वो स्ट्रीमलाइन होकर सुकून से चलते रहें। तो गवर्नमेंट की जानिब से जब भी इसमें कोई रखना डाला जाएगा या कोई रुकावट डाली जाएगी तो उसमें मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की साइड को सुबकी उठानी पड़ेगी और शर्मिंदगी होगी। उसकी वजह यह कि 2018 के बाद जब मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, जितने भी एक लंबी लिस्ट है, वो लोग जेलों में मौजूद थे, तो वो बिल्कुल सियासी मुलाकातें करते थे। और ये कैसे तस्वुर कर लिया गया है कि एक शख्स जो प्राइम मिनिस्टर रहा हो, जिसको 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हों, इस वक्त वो जेल में हो तो वो गैर सियासी बातें करेगा। तो इस चीज को भी गवर्नमेंट की साइड से समझना चाहिए कि कोई गैर हकीकी मुतालबात नहीं रखने चाहिए। और गवर्नर राज के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है, आप समझते हैं दानिशमंदाना फैसला होगा?
देखिए, इसमें एक चीज तो तय है कि अगर गवर्नर राज की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि तहरीके इंसाफ को सियासी तौर पर हुकूमत डील नहीं कर पा रही, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप ले रही है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो नाम सामने आए हैं जराए से, वो बड़े दिलचस्प नाम है। एक तो जिस तरह अहमद वली ने कह दिया कि हमें इस सारे अमल से दूर रखें, तो अमीर हैदर होती का नाम तो इसमें से निकल जाता है। बाकी 3 साबिक फौजी अफसरान हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी सर्विस के दौरान सर्व कर चुके हैं, एफसी में, पेशावर कोर में, और आफ्ताब शेरपाव जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, परवेज खटक वजीर दिफा रह चुके हैं। तो ये नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग है। और इसके साथ जब फैसल करीम कुंडी की बात की जाए तो वो उनका तो अब ये मौकिफ बड़ा रवायती सा हो गया। वो कहते हैं कि हर हफ्ते में ये सुनता हूं कि मैं तब्दील होने जा रहा हूं, तो इसलिए अब मुझे इसकी कोई खास फिक्र नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पे सियासी बयानिया है, इसके अंदर जो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत में एक फर्क मौजूद है। जब तक उसको सेटल नहीं किया जाएगा, ये चीजें बार बार 1 महीने बाद 2 महीने बाद ऊपर के सामने आती रहेंगी। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा दानिशमंदाना फैसला होगा। उसकी वजह यह कि जब सूबाई हुकूमत इसको मंजूर नहीं करेगी और मरकजी पार्लियामान से इसको मंजूर करवाया जाएगा, तो एक ऐसा सियासी मेरा ख्याल है कि रखना पैदा हो जाएगा कि जो फिर जिसको मुकम्मल नहीं किया जा सकेगा। अच्छा माजिद, वापस जरा मुलाकात की तरफ आते हैं। जिस तरीके से अभी ये कहा गया कि सिर्फ एक शर्त पर मुलाकात बहाल की गई जेल इंतजामिया के मुताबिक कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी और ये जो और कोई सियासी पैगाम भी नहीं आएगा, और ये शर्त जो है आइंदा हर मुलाकात पर लागू होगी, तो आपको लगता है कि तो आइंदा जुमेरात को होने वाली मुलाकात है उसमें भी फिर कोई डिले हो, क्योंकि सियासी गुफ्तगू तो हुई और जिस तरह से आपने ट्वीट का जिक्र किया और उसके बाद उनकी बहनों ने भी इस तरह से बात की। एक तो ये बताइएगा कि ये अब अगली आने वाली मुलाकात पर असरअंदाज होगा या नहीं होगा, और दूसरा ये कि जिस तरीके से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पहली बार कहा था कि शहबाज शरीफ साहब से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने ये कहा है कि वो पूछ कर बताएंगे, तो पब्लिकली आकर इस तरीके से उस बयान को, उनकी बात को इस तरह से कोट करना, क्या ये गले पड़ गया? क्या ये उन्हें करना चाहिए था, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी हिकमत अमली है इस पर उन्हें नजरसानी की जरूरत है आपके ख्याल में? जी, पहले सवाल में तो बिल्कुल ये डिस्कस होगा। उसकी वजह यह कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रात से मौकफ लिया जा रहा है वो ये है कि अडियाला जेल के बाहर कोई सियासी बात नहीं हुई। तो वो ये अपनी तरफ से इसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि हमने अडियाला जेल के बाहर को उस तरह का पॉलिटिकल काम नहीं किया। लेकिन चूंकि चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है तो बिल्कुल इस पर डिस्कशन होगी। जुमेरात की जो मुलाकात है, हो सकता है उसके ऊपर फिर मामला खटाई में पड़ जाए, दोनों तरफ से तुंदो तेज बयान आए। तो ये जो मुलाकात वाला मामला है ये मुझे अभी सेटल होता नजर नहीं आ रहा। तो इसमें क्या फिर सेनेटर फैसल वावडा का मशवरा मान लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मैंने तो आपको मशवरा दिया था कि आप लोग जाएं और आपके पास एक ही रास्ता है, वजीर आजम से, सदर मुमलिकत से बात करें तो आपका मसला हल हो जाएगा। देखिए, वो इसलिए उनका बयान गैर हकीकी है। उसकी वजह यह कि 29 दिन जो मुलाकात नहीं हुई, उसके बाद जो एक मुलाकात हुई है और जो आपने सबसे कम सियासी शख्सियत जो उनकी बहन है उनसे करवाई है, उसके बावजूद इमरान खान की जो पॉलिटिकल लाइन और लेंथ है उसमें 1% भी फर्क नहीं आया। उन्होंने उसी तुंदो तेज सियासी मौकफ को अपनाया है और उसी पिच के ऊपर वो खेल रहे हैं। इसलिए ये एक्सपेक्ट करना कि तहरीक इंसाफ इमरान खान को मनवा लेगी, मेरा ख्याल है कि इमरान खान की वजह से तहरीक इंसाफ चलती है, तहरीक इंसाफ की वजह से इमरान खान नहीं चलते। तो गवर्नमेंट को इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। और यही बात सुहेल आफरीदी के केस में भी है कि उनकी इमरान खान से अभी तक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनका वाहिद मेरिट ये था कि वो जारहाना सियासी सोच रखते हैं। तो जब एक शख्स को अपॉइंट ही इसलिए किया गया है कि वो एक एग्रेसिव पॉलिटिकल स्टांस रखता है, तो उसके बाद फिर ना तो पार्टी और ना ही हुकूमत को उससे ये तवक्को रखनी चाहिए कि अब वो अली अमीन गंडापुर की तरह को मीडिएशन करेगा या दरमियानी रास्ता निकालेगा, को मुफाहिमत की बात करेगा। उसकी वजह ये कि उसका मैंडेट और उसका मेरिट ही ये है कि उसने जारहाना सियासत का। बिल्कुल, और जारहाना सियासत का मतलब तो यही हुआ कि जो बानी पीटीआई हैं उनकी रिहाई और फिर बहनों की खुशनुदी। क्या यही मेरिट है कारकुनों के नजदीक भी पीटीआई के? जी, इस वक्त तो मेरा ख्याल है इमरान खान को भी जेल से निकलने की कोई जल्दी नहीं है।
तो जब उनको कोई जेल से निकलने की फिक्र नहीं है तो उनकी पार्टी वैसे ही इख्तलाफात का शिकार है। तो ये दोनों चीजों को जब हम मिलाते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ना पार्टी अगर चाहे भी कि वो को मुफाहिमत का रास्ता निकाले या हुकूमत से बात करे, पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन हो, तो उनको अपने कायद से सपोर्ट नहीं मिलने वाली और ना मिली है। तो इस सिचुएशन में पार्टी भी बेफिक्र है, उनको स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत ही नहीं है। हर एक ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, इख्तलाफात हैं, खुलकर उसका इजहार करते हैं, आपस में लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो स्ट्रेटेजी उन्हें रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि उनके कायद को इस चीज की फिक्र नहीं है। तो इसलिए फिर तहरीक इंसाफ खुलकर उनकी जो लीडरशिप है वो अपने इख्तलाफात को ही इंजॉय कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माजिद निजामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हम बात थे, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। एक ऐसे अहम मौजू पर आज बात करते हैं जो हमारे माशरे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का एहतराम, उनके हकूक और साथ ही एक ऐसी बीमारी पोलियो जो बहुत जल्दी बच्चों को माजूर बना सकती है। और जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनका आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि माजूरी सिर्फ एक कमजोरी नहीं है बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे इज्जत, एहतराम और मौके के साथ कबूल करना चाहिए। माजूर बच्चे हमारे माशरे का हिस्सा हैं, उनके ख्वाब, उनके एहसासात, उनको भी हकूक मिलने चाहिए। तालीम, सेहत, माशरती शिरकत, मोहब्बत और इंसानियत, इसी तराजू में पोलियो जैसे वायरस का खतरा हमें खास तौर पर फिक्रमंद करता है। अगर पोलियो का शिकार बच्चा मुस्तकिल माजूरी का शिकार हो जाए तो ये ना सिर्फ उस बच्चे बल्कि उसके खानदान, मुआशरे और हमारे इज्तिमाई मुस्तकबिल के लिए चैलेंज बनता है। 2025 में पाकिस्तान में पोलियो के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जनवरी में पहला केस सामने आया था और उसके बाद मुख्तलिफ अजला में केसेस की तस्दीक हुई है। हालिया आदाद शुमार जो कि शेयर किए गए हैं, अक्टूबर 2025 तक के मुल्क भर में 30 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि ज़्यादा हैं हमारे माजी से, और ये केसेस की तादाद बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। पोलियो से बचाव का जो वाहिद तरीका है सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है और बार बार पोलियो के कतरे पिलाना है। बच्चों के जिस्म में मजबूत मुदाफ़त पैदा करते हैं और बाज़ वालिदैन में गलत फहमियाँ होती हैं कि बहुत कतरे हो गए, लेकिन हकीकत यह है कि हर मुहिम में बच्चे को कतरे पिलाना इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान में पोलियो वर्कर्स घरों, स्कूलों, सड़कों, अस्पतालों में जाकर हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए दिन रात काम करते हैं और ये हमारे हीरोज़ हैं। इनकी कोशिशों को इज्जत दें और इनका साथ दें। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर आयशा रजा फारूक साहिबा, फोकल पर्सन इंसदाद पोलियो प्रोग्राम है। बहुत आयशा साहिबा, आपके वक्त का आप कैसी हैं? थैंक यू जी, शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के। आयशा साहिबा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो खुसूसी अफराद का आलमी दिन है वो मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से आप क्या कहेंगी? जी, आई थिंक आज का दिन हमें रिमाइंड कराता है कि कितना अहम है कि हम अपने बच्चों को तमाम बीमारियों और पोलियो जैसी बीमारी से बचाएं। ये एक हेल्थ इशू नहीं है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसको बहुत आसानी से हम हर मुहिम में 2 कतरे अपने बच्चों को पिला के उनको ज़िंदगी भर की माजूरी से बचा सकते हैं। तो आज के इंटरनेशनल डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, उसमें हम खराज तहसीन भी पेश करना चाहते हैं अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को, जो घर घर जाके पाकिस्तान के हर कोने में दस्तक देते हैं, पोलियो वैक्सीन को घर लेके आते हैं ताकि वो हमारे बच्चों को पोलियो जैसी मुहलिक बीमारी से बचा सके। सो आई थिंक आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं अर्ज करना चाहूँगी तमाम वालिदैन को, केयर गिवर्स को, कि हमारी एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि हम सब मिलकर, हुकूमत, असातिज़ा, डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियंस, कम्युनिटीज़, आप मीडिया मिल के काम करें और पोलियो की बीमारी के ख़िलाफ़ जंग लड़ें और ये इंश्योर करें कि हर बच्चे को उनका एक महफूज ज़िंदगी का, खुशहाल ज़िंदगी का, सेहतमंद ज़िंदगी का हक़ दें, जो हमारा आइन उनको गारंटी करता है और इसमें हम सब ने मिलकर काम करना है। सो टुडे इज अ रिमाइंडर टू री-एनर्जाइज आवर एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन। बिल्कुल। और आयशा साहिबा, ये भी बताइएगा कि 30 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और गुज़िश्ता चंद सालों की निस्बत ये काफ़ी ज़्यादा जो हैं केसेस हैं। क्या वजह है कि हम 3 साल कबल सिर्फ चंद केसेस तक महदूद थे और अब केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं? जी, पिछले साल से तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। पिछले साल पाकिस्तान में 74 केसेस रिपोर्ट हुए थे और इस साल अभी 30 केसेस हैं, जिनमें से आपके 19 केसेस हैं खैबर पख्तूनख्वा से, 9 सिंध से, 1 गिलगित बल्तिस्तान से और 1 पंजाब से रिपोर्ट हुआ है। और जो 19 केसेस आपके केपी से, उनमें से 16 केसेस आपके साउथ केपी के 7 अजला से हैं।
और वहाँ पे हमारी टीमों की रिसाई उस तरह मुमकिन नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजेस। हम वैक्सीन हर घर जाके नहीं पहुंचा सक रहे एंड दैट इज़ वाई द वायरस इज़ एबल टू सर्वाइव देयर। लेकिन हम इन अजला में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहे हैं। हम न्यूट्रिशन, वॉश, सैनिटेशन, पूरे एसेंशियल इम्यूनाइजेशन के पैकेज के थ्रू कम्युनिटी इंगेजमेंट के साथ अपने वालिदैन और इन 5 साल से कम बच्चों तक पहुंच रहे हैं। जो सिंध में केसेस हैं उनकी वजह और है, हमारी कोई क्वालिटी के गैप्स हैं, ऑपरेशनल गैप्स हैं, कुछ कम्युनिटी को राज़ी करना कि जो बच्चों को कभी इनकारी फैमिलीज़ होती हैं छुपा देते हैं, ये बावर कराना कि कितना ज़रूरी है कि जब तक पोलियो पाकिस्तान के किसी कोने में मौजूद है कोई बच्चा भी सेफ नहीं है। लिहाजा जब भी हमारे पोलियो वर्कर्स आपके दरवाजे पर आए, उन अपने 5 साल से हर बच्चे को अपने घर में और अपनी कम्युनिटी में हर बच्चे को 2 कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि पोलियो की बीमारी से हम बच सके। और 15 दिसंबर को अभी हमारा एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू हो रहा है। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू तमाम लिसनर्स को ये कहना चाहूँगी कि जब आप हमारे पोलियो वर्कर्स आपके दरवाजे पर आए, उनके लिए दरवाजे खोलें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी मदद करें। और ये कोई इस मुहिम में हमारा हदफ है कि हम कोई 45 मिलियन बच्चों को रीच करेंगे। 4 लाख से ज़ायद वर्कर्स जो हैं इसमें शरीक होंगे, जिसमें से 60% फीमेल ख़वातीन हैं जो इसमें शामिल होती हैं और घर घर जाके ये एक इतना अहम काम करती हैं डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस दैट दे फेस। कभी कम्युनिटी के रवैये नासाज होते हैं, नामुनासिब होते हैं, तो मैं कहूँगी कि खुदारा ये हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं जो इस इतने बड़े बल्कि आयशा साहिबा हम यही कहेंगे कि ये हमारे हीरोज हैं जो घर घर जाके एक इतना अहम किरदार अदा कर रही हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि रवा साल की आखिरी मुहिम होगी जिसका भी आप जिक्र कर रही हैं। दूसरा ये कि क्या एक मेजर चैलेंज यही है जो कम्युनिटी को राज़ी करना है इसके खात्मे के हवाले से पोलियो के, क्योंकि इस तरीके से इतने ज़्यादा केसेस का अब रिपोर्ट होना डेफिनेटली एक सोचने की बात है हमारे लिए। और दूसरा ये कि जिस ट्रैक पर अभी पाकिस्तान चल रहा है, आपके ख्याल में ये ठीक है या इसमें मजीद कुछ तब्दीलियों की भी ज़रूरत है? जी, इस साल हमने 5 लार्ज स्केल कैंपेन्स चलाए हैं और इस रवां साल का ये आखिरी नेशन वाइड कैंपेन होगा। और ये बहुत अहम है कि इस कैंपेन में हम हर 5 साल से कम बच्चे तक पहुँचें। प्रॉब्लम ये होती है कि हम कोई 99% बच्चों तक प्रोग्राम जो है वो पहुँच जाता है, तो जो 1 या 2% बच्चे रह जाते हैं डिफरेंट वजूहात की बिना से, कोई इनकारी फैमिलीज़ होती हैं, कोई बच्चों को छुपा देती हैं, वो ये समझती नहीं है कि कितनी इम्पोर्टेंस है पोलियो की। आज जो 30 केसेस हैं वो उनको उस तरह नज़र नहीं आते। प्रोग्राम जो है अच्छे तरीके से इन बच्चों तक पहुंच रहा है, लेकिन उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत उस लेवल तक नहीं पहुंचा सके इन 30 बच्चों की जो कम्प्लीटली हम प्रिवेंट कर सके, इनको कंप्लीट इम्यूनिटी दे सके टू प्रिवेंट देम अगेंस्ट पोलियो जैसी डिज़ीज़ के। सो लिहाजा मेरी कम्युनिटीज़ को होएगी, आई एम रीचिंग आउट टू ऑल ऑफ यू टू से कि ये अपने बच्चों की खातिर, अपने मोहल्ले में, स्कूलों में, तमाम बच्चों की खातिर ये इंतहाई ज़रूरी है कि हर बच्चे को पोलियो की वैक्सीनेशन दी जाए, क्योंकि जो बच्चे रह जाते हैं क्लस्टर्स मुल्क में इन डिफरेंट प्लेसेस, वही इस वायरस को फिर सस्टेन करते हैं। और यही वजह है कि हम अभी तक कम्प्लीटली इस पर काबू नहीं पा सके। लेकिन प्रोग्राम अब जो डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, हमने फ्रैक्शनल IPV कैंपेन्स लेकर आए हैं, हम न्यूट्रिशन की तरफ गौर कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं जो कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं बच्चों में। और जो हुकूमत पाकिस्तान का एक मुफ्त प्रोग्राम है एसेंशियल इम्यूनाइजेशन का, उसको भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज साहब इसको लीड कर रहे हैं और पर्सनल ओवरसाइट दे रहे हैं। और तमाम सूबाई लेवल पर भी हमारे चीफ मिनिस्टर्स, हमारे चीफ सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सिक्योरिटी के पर्सनल सब मिलकर एक नेशनल एफर्ट है जिसकी तरफ हम गामजन हैं। और मैं सबको कहूँगी कि हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की एक सेहतमंद मुस्तकबिल दें। और वैक्सीनेशन ही एक वो वाहद इंटरवेंशन है जिसको फॉलो करते हुए हम बच्चों को तमाम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ से बचा सकते हैं, जिसमें पोलियो भी एक बहुत मोहलक बीमारी है। एज वी सेड, ये आपको ज़िंदगी भर के लिए डिसेबल कर सकती है, इसका कोई इलाज नहीं है। सो आई थिंक हमें मिलके काम करना चाहिए। हम बहुत करीब हैं
पोलियो वायरस की इंटरप्शन की। हमारा हदफ डिजीज बर्डन को कम करना नहीं है बल्कि कंप्लीटली इरेडिकेट करना है, जहाँ पे इवन वन केस इज टू मेनी हियर। एंड दैट इज़ वाई इतना इसमें हम स्ट्रेस करते हैं कि हर कैंपेन में हर बच्चे तक पहुंचना ज़रूरी है ताकि कोई बच्चा भी पीछे ना रहे। नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, एवरी चाइल्ड इरिस्पेक्टिव, वो रूरल एरियाज़ में हो, वो हमारे पहाड़ों में हो, सहरा में हो, शहरों में हो, उनको एक अच्छी ज़िंदगी, एक सेहतमंद ज़िंदगी देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिल्कुल आयशा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए इस खास दिन पर। और आगाही फैलाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको उस जाए ही ना जहां पर आपको ये चीज़ें फेस करना पड़े, हादसा हो जाए खुदा न खास्ता तो उसके हवाले से तो इलाज मौजूद ही हैं, लेकिन वो चीज़ जिसको आप रोक सकते हैं और बच्चों में माजूरी को अगर रोका जा सकता है उनकी अर्ली एज में तो क्यों नहीं। तो अगर आपके दरवाजे पर भी दस्तक हो तो जरूर वेलकम कीजिएगा। ब्रेक के बाद आ सुनो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। ब्रेक पर जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस दिन को मनाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है। ख़ास तौर पर जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको जो दरपेश मसाइल हैं उसको उजागर करना, और ख़ास तौर पर हमें भी कुछ सिखाना है, कौन कौन सी चीज़ें हमने अपने अंदर तब्दील करनी है और बहैसियत सोसाइटी कहाँ कहाँ बेहतरी लानी है, इस पर भी हमें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमें वैसे इस दिन के हवाले से अहद करना चाहिए कि आइंदा किसी भी फर्द को डिसेबल नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसे तमाम अफराद किसी ना किसी तरह की बहुत सी ऐसी खुसूसियात के हामिल होते हैं जो शायद हमारे अंदर भी नहीं होती। तो आज हम अहद करते हैं कि ऐसे तमाम अफराद को आज से डिफरेंटली एबल कहेंगे। और इस अहम तरीन मौजू पर अब ज़रा मज़ीद बात कुछ कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट रिटायर्ड शहबाज बलोच। शहबाज बलोच ने 20 साल तक पाक बहरिया में खिदमत अंजाम दी। एक हादसे के बाद सर्विस से अलग हुए और फिर माशरे की खिदमत को अपना मकसद बना लिया। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, समाजी कारकुन हैं, बेशुमार आलमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। पानी के कुओं से लेकर डिफरेंटली एबल लोगों की खिदमत और गुर्बत के खात्मे तक मुतादिद मंसूबे भी चला चुके हैं और अभी भी चला रहे हैं। बिल्कुल, शहबाज बलोच साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? I'm fine, thank you very much for inviting me on your show. शहबाज साहब, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विस। आप पाकिस्तान नेवी में पायलट थे, लेकिन एक बीमारी की वजह से क़ुव्वत बिनाई से महरूम हो गए हैं। आप ना सिर्फ इंसानी और बिलखसूस खसूसी अफराद के हकूक़ के लिए काम करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप। उसके अलावा उनके सफ़ीर हैं, एक्टिविस्ट हैं, लाइफ कोच हैं। आज के दिन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज बड़ा इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट दिन है, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, और मैं आज के दिन की जो है हवाले से मैं तमाम जो वर्ल्ड के डिफरेंटली एबल लोग हैं उनको कंग्रेचुलेशंस कहता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ फॉर देयर रिजिलियंस, फॉर देयर विल पावर, डिटर्मिनेशन, और जो आज वो सोसाइटी में फेस कर रहे हैं चैलेंजेस। तो आई थिंक दे आर द ब्रेवेस्ट कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड which are facing different kind of challenges in their personal capacity, from the society, from their environment. So I think हमें इन differently able लोगों से सीखना चाहिए कि ये छोटे छोटे जो ये challenges face करते हैं उनमें नॉर्मल लोगों के लिए कितनी बड़ी motivation है और कितना बड़ा lesson है। तो I think we should have today some awareness among the people कि वो उनको पता चले कि उनके मसाइल क्या हैं, जिनको हम as a normal human being अपना मसाइल समझते हैं, उनसे बड़े मसाइल they are facing every day, every moment of life. Right. तो I think आज का दिन is important for them also and for us also. Exactly. शोहा साहब, जब जिस तरह से अगर हम अभी बात करें डिफरेंटली एबल लोगों की, जब ये माजूरी जो है वो इंसान के इख्तियार में नहीं है, तो फिर इसका एक मलाल कैसा? और ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में अगर हम बात करें तो हमने डिफरेंटली एबल लोगों को काबिल तरस बना दिया है। इसकी क्या मेजर रीज़न है और ये जो एहसास कमतरी है, इससे हम ऐसे लोगों को कैसे निकाल सकते हैं? बतौर सोसाइटी हमें कैसे अपना किरदार अदा करना है? देखिए, we don't have to show sympathy, we have to show empathy. पहली चीज़ तो यह है सबसे, और दूसरी चीज ये कि आउट ऑफ ऑल थिंग्स वन थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, हमने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूर नहीं करना, उसके बाद बाकी चीजें आ जाएंगी। एक्सेसिबिलिटी उनकी कैसे है, उनकी जो राइट्स हैं उनको कैसे हमने देखना है, उनकी एजुकेशन को कैसे देखना है, उनकी हेल्थ को कैसे देखना है, ये बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। फर्स्ट थिंग, नो डिस्क्रिमिनेशन,
उनके साथ कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, उनको पार्टिसिपेट करवाया जाए हर तरह की एक्टिविटीज में, पॉलिटिकल, सोशल, हर तरह की कल्चरल एक्टिविटीज में उनको राइट्स दिए जाएं। और आपने उनको स्किल देनी है, उनको भीख नहीं देनी। वी डोंट हैव टू मेक देम बेगर्स। अब हो क्या रहा है कि हम उनको ज़कात, खैरात वगैरह दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि ये तो एक टेम्पररी सोल्यूशन है। आप उनको भिखारी बना रहे हैं। Why don't you give them skill so that they should be able to learn their livelihood? और ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी और साथ साथ हमारा जो पाकिस्तान का डिसेबिलिटी एक्ट 2020 इसकी फुली उन्हें कवरेज देता है, सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है कि दे हैव देयर राइट्स, कि वो एम्प्लॉयमेंट में भी उनको हिस्सा दिया जाए। और सबसे बड़ी बात जो मैं आजकल गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहा हूं कि रिजर्व सीट्स इन द पार्लियामेंट होनी चाहिए। आर्टिकल 29 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हमें इजाजत देता है। सोशल डिसेबिलिटी एक्ट का आर्टिकल 16 हमें ये इजाजत देता है कि हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज में जो है पार्टिसिपेट करें। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, ये तमाम जो प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान के 3.5 करोड़ डिफरेंटली एबल पीपल अकॉर्डिंग टू WHO ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन तमाम प्रॉब्लम्स का ये हल है। When a differently able person will be standing in the parliament, ठीक है, in the upper house senate, in the provincial assembly, तो पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा? पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज क्रिएट होगा। मैसेज से भी ज्यादा साहब, मैसेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी कोई नुमाइंदगी करने वाला मौजूद हो। देखिए आपने इज्जत की बात की आपने, और आपने कहा कि हमें इज्जत करनी चाहिए। हम इतनी तो इज्जत करते नहीं है कि जो हमारे प्लाजाज हैं या मुख्तलिफ जगह हैं वहां पर ऐसी सहूलत मुयसर हो कि जिसके जरिए वो जो है उन प्लाजास की सीढ़ियां चढ़ सकें। आप देखें कि कहीं पर भी आप तरक्की याफ्ता ममालिक में जाएं, वहां पर ये चीजें मौजूद हैं। किसी भी आम स्टोर पर भी चले जाएं, उन्होंने भी एक वॉकवे बनाया होता है जिसपे आप गुजर कर ऊपर जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसा नुमाइंदा होना बहुत जरूरी है। इवन पार्लियामेंट के अंदर भी जो इस तादाद का, ये जो इस अवाम का नुमाइंदा बन के उभर सके और उनकी आवाज बुलंद कर सके, उनकी मुश्किलात के बारे में तज़किरा कर सके। Exactly. Let me tell you one thing. I have been to US, I have been to China, Europe, everywhere. कमोड की सीट के साथ एक हैंडल होता है जिससे एक फिजिकल इम्पेयर बंदा बैठ के ही कैन यूज। वो एक हैंडल हम नहीं लगा सके आज तक। रैम की बात तो आप छोड़ दें। मैं आपको ये कितना बड़ा एक उसके लिए चैलेंज है कि वो एक सीट पे बैठ के नहीं सकता और ही कैन नॉट यूज हिज रेस्ट रूम। और ये रेस्ट रूम वहां के एयरपोर्ट्स, वहां के बैंक, लेकिन जिस तरह से हम आगाही फैला बात कर रहे हैं, बिल्कुल इनके एहसासात का ख्याल, इनकी जरूरतों का ख्याल हमने ही करना है बतौर सोसाइटी। आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि गजा में अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल की बर्बरियत जारी है, मगर इसके बावजूद गजा में 2 बरस बाद तालीम का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। गजा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गजा ने बमबारी से मुतासर इमारत में जो क्लासेस का आगाज कर दिया है। जंग के दौरान यूनिवर्सिटी की इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा था और कई हिस्से मलबे का ढेर बन चुके हैं। ताहम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जुज़वी तौर पर बहाल हुए टूटी फूटी दीवारों वाले क्लासरूम्स में शोबाए अद्वियात और हेल्थ साइंस के जो तलबा हैं उनकी वापसी हो गई है। 2 साल के दौरान गजा के पूरे तालीमी निज़ाम को शदीद धचका लगा है और फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली हमलों में तालीमी इदारे मुकम्मल जो 165 तालीमी इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, जबकि 392 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। यूनिवर्सिटी की कई इमारतें अब भी उन बेघर खानदानों की पनाहगाहें बनी हुई हैं जिनके मकानात जंग में तबाह हो गए थे। और आज हमारे साथ फ़लस्तीनी सहाफ़ी बिलाल अहमद मुस्तफ़ा मौजूद हैं जो गजा में समाजी काम करते हैं और गजा वर्चुअल अडेप्टेशन प्रोग्राम पर बात कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि गजा के एक बच्चे की अमली तौर पर जो मोहब्बत और शफकत के साथ कफालत करें, उस पर प्रोग्राम में आपको और हमें कैसे शिरकत करने के मौके मिल सकते हैं, कैसे एक यतीम की कफालत की जा सकती है फ़लस्तीन में, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ बिलाल मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त गजा में सूरत हाल क्या है, जो हमारे बहन भाई वहाँ पर हैं उनकी क्या सिचुएशन है। आपकी तो बात होती है, ताज़ा तरीन जो अहवाल है वो ज़रा हमारे साथ शेयर करें।
Acha, first of all, thank you so much for hosting us today in your talk show to deliver our voice and message to our Pakistani brothers and sisters here in Pakistan. उधर गज़ा सूरत हाल आजकल अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो कुछ बेहतर है बेनिस्बत जंग के दौरान में, क्योंकि at least nowadays there are approximately 300 trucks is allowed to enter Gaza, which is containing different relief items. Magar Israel is focusing about the minor items. They are not focusing about the main needs of the people. So easily they proceed to create the crisis within the society. Lekin if we talk about the Rafah crossing border or any other border, आज तक गज़ा हर जगह की तरफ से सील्ड है, मतलब बंद है. तो इसलिए इसराइल अपना मुआहदा के मुताबिक अपना शराइत मुकम्मल नहीं किया, मगर हमारा तरफ से सारा जो इत्तिफाक या मुआहदा के अंदर पॉइंट्स हमारा तरफ से पूरा मुकम्मल हो गया. दूसरी बात, अगर रोज़ाना या डेली लाइफ इन गज़ा की बात करना, तो ऐसे सूरत हाल है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो बेहतर है जैसे मैंने शुरू बताया, लेकिन वी आर कंपेयरिंग एज बिफोर ड्यूरिंग द वॉर. लेकिन इसी जंग से पहले बेशक हालात काफ़ी टफ है, हालात काफ़ी ख़राब है, क्योंकि अक्सर लोग खेमों के अंदर still they are living inside the tents. At the same time they don't have enough shelters, especially in this cold weather. और दूसरी बात, बारिश की वजह से काफ़ी लोग नुकसान हो गया और काफ़ी लोग की तकलीफ हो गया. तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो कुछ बेहतर हो गया, लेकिन ऐसे नहीं है मतलब जंग ख़त्म हो गया. और दूसरी बात, जंग बंदी के बाद आज तक, मतलब इसी मुआहदा डोनाल्ड ट्रंप मुआहदा के बाद आज तक तकरीबन गज़ा के अंदर 300 बच्चा से ज़ायद शहीद हो चुका है और कम से कम तकरीबन 900 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो गए. तो कहने के मकसद इसराइल इज अगेन वायोलेटिंग अगेन एंड अगेन. इसराइल की वायलेशंस के हवाले से तो सारी दुनिया ही जानती है और हमें भी दिखाई दे रहा है कि मुआहदा होने के बावजूद भी वायलेशंस जारी हैं. लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क तो अब आया है, जिसकी वजह से अब यूनिवर्सिटी में बाकायदा क्लासेस का आगाज़ भी हो गया है. और अभी आप इसको कितना खुशाइन समझते हैं कि अगर इसी राह पर गामजन रहे तो क्या अमन हो सकेगा? असल में देखो, एंड ऑफ द डे वी हैव टू लिव आवर लाइफ एज अ ह्यूमन बीइंग्स. We have we stopped the education almost for 2 years because of the war. तकरीबन 2 साल से आज लेकर तक जैसे सबकी मालूम है, इसराइल ने यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया, स्कूलों भी तबाह कर दिया. और when we talk about the education nowadays, we are talking about normal shelters which is from plastic classes and which is from sometimes in within or under khema tents. So we are trying to normalize the life as much as we can. लेकिन इसराइल जैसे सबकी मालूम है, इसराइल इसी जंग के दौरान में हस्पतालों भी तबाह कर दिया, स्कूलों भी तबाह कर दिया, यूनिवर्सिटी भी तबाह कर दिया. तो they tried to kill all signs of the life in Gaza. बिलाल, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हौसले बुलंद हैं. गज़ा में जो हमारे बहन भाई हैं, जो बच्चे हैं हमारे, उनके हौसले हमसे भी ज़्यादा बुलंद हैं. इस सारी सूरत हाल में जब थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है, जिस तरह से हमने बात की, एजुकेशन सेक्टर थोड़ा सा बहाल हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बेहतरी आपने भी कहा कि आ रही है. इस सारी सूरत हाल में वहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब यतीम हो चुके हैं. उनकी किफ़ालत के हवाले से गज़ा जो वर्चुअल अडाप्टेशन प्रोग्राम
प्रोग्राम है उसके ऊपर हम आपसे बात करना चाहेंगे कि बेसिकली ये प्रोग्राम है क्या और इसमें किस तरीके से, इसमें क्या क्राइटेरिया है अगर मेरे जैसे लोग जो हैं वो एक बच्चे की किफ़ालत की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो फंड्स कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ज़रा तफसीलन अगर आप हमें बताएं। अच्छा, जैसे सबकी मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाहर है तो इसी जंग के दौरान में हम लोग कोशिश किया अपना लोग को रिलीफ करना। तो देयर इज अ टीम अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह here in Pakistan we have found a huge love to our Palestinian cause from the Pakistani people और मतलब काफ़ी मोहब्बत यहाँ पर हमारा पाकिस्तानी भाई और बहनों की तरफ से मिला और इसलिए there is a team, volunteer team in Lahore have initiated the virtual kafalati program. ये virtual kafalati program by the way इस जंग की वजह से तकरीबन गज़ा के अंदर 20,000 से ज़ायद बच्चों शहीद हो चुके हैं और काफ़ी बच्चों एक साल के अंदर था और इस जंग की वजह से तकरीबन 57,000 बच्चा यतीम हो चुका है सिर्फ और सिर्फ इसी 2 साल के अंदर। तो इसलिए एक प्रोग्राम वर्चुअल कफालती प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से पाकिस्तान से सिर्फ आज तक तकरीबन 500 यतीमों की कफालत हो चुका है और हर बच्चे के लिए तकरीबन $100 तकरीबन which is equals to 30,000 rupees और क्राइटेरिया कोई खास क्राइटेरिया नहीं है। we have introduced this program to adopt one child from each family. Right. So this is the first step. अगर सारा यतीम गज़ा के अंदर मुकम्मल मतलब कवर हो गया तो उसके बाद अगले मरहला which is going to adopt another member of the same family. But nowadays we are focusing about every family only one kid, so maybe we can reach to the maximum number of the kids in Gaza. और ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी यतीमों को रिलीफ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्रोग्राम की वजह से आप लोग पाकिस्तानी भाई और बहनों गज़ा की तरफ से काफ़ी मतलब दुआ मिला और काफ़ी you have received many prayers, many thanks from our people in Gaza because of this program. और ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह I believe it is a successful program क्योंकि ये virtual कफालती program the main idea of this program is to connect the adopter जिन्होंने बच्चों कफील किया और कफालत किया with the family of that child directly. तो दोनों तरफ क्योंकि जैसे मैंने शुरू बताया रास्ता हर तरफ बंद है तो we cannot bring the child here. Exactly. So instead of that we created the program of virtual kafalati program ताकि इधर बंदा मतलब अपना यतीम के साथ रब्ता कर सकता है डेली बेसिस। बिल्कुल ऐसा ही है कि बंद है पूरी तरीके से हर तरफ से जरिया बंद है कि वो उस पैलेस्टीन के गजा के इलाकों से वो बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन हमारी हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि जो अफराद यहाँ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी सहूलत दे रहे हैं, खासकर जो मेडिकल के तलबा हैं आपके। लेकिन इस वक्त जो वहाँ मौजूद हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि वो एक ऐसे जोन में मौजूद हैं जो कि हर वक्त ख़तरे की जद में रहता है और वहाँ पर कोई भी सूरत हाल ऐसी होती है जिसमें तालीम तो एक जगह पर है, खाने पीने और शेल्टर के लिए भी मसाइल पैदा हो गए हैं, तो बहुत ज़रूरी है उनकी मदद करना। बिलाल बताइएगा कि आप जो हैं डायरेक्टर जनरल भी हैं फ्रेंड्स ऑफ पैलेस्टीन के, तो क्या आप इस प्रोग्राम को जो वर्चुअल अडेप्टेशन प्रोग्राम है इसकी शाखें इसे ब्रांच आउट करेंगे मज़ीद चीज़ों के लिए जहाँ पर शेल्टर और खाना भी प्रोवाइड किया जाता हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी NGOs काम कर रहा जो उधर कोई NGOs शेल्टर्स के ऊपर काम कर रहा, कोई फूड के ऊपर काम कर रहा, कोई मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। और इसी ये टीम खुद मतलब they worked on I mean different programs in Gaza on delivering clean water to the people, food supply वगैरह।
clothes sometimes in different occasions like Eid occasion. And a school, they made a school. We are talking about only one volunteer team in Gaza. We are not talking about the different NGOs. But if we talk about NGOs like Al Khidmat Foundation, like Mercy Mission, like Baytul Aqba, like some other NGOs who are working here in Pakistan, we are talking, you know, about huge efforts, which we maybe governments could not do that. So Alhamdulillah, you know, इसी tough situation के अंदर वही NGOs Alhamdulillah हमारा लोग को relief दिया. Or because of those NGOs, I'm repeating again, the main NGO from Pakistan is working within Gaza is the Al Khidmat Foundation, according to our information. क्योंकि Alhamdulillah they have done a huge project and we visited their offices in head office in Lahore and we have seen different projects there. Right. अच्छा बिलाल, अल खिदमत डेफिनेटली अपना काम कर रही है, बहुत सारी और भी दीगर NGOs हैं जो काम कर रही हैं. आप कोई अपील करना चाहेंगे हमारे शो के तवस्सुत से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर हिस्सा लें और अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की जो मदद है वो करें? देखो बहन, actually here in Pakistan we are working on different projects, mainly which we are focusing about the awareness among the Pakistan society. Awareness के मतलब सबसे पहले awareness हासिल करना चाहिए और awareness के बाद लोग खुद बेखुद कोई अपना तरफ से इक़दामात ले सकता. लेकिन अगर awareness तो नहीं है, इसका मतलब दूसरा आने वाला या दूसरा कदम तो पॉसिबल नहीं, नामुमकिन. तो इसलिए what we need from our sisters and brothers in Pakistan, first of all to make this cause public and to spread the awareness among the Pakistan society. ठीक है. और दूसरी बात, you know, because of the awareness level still we can see the Israeli products here in Pakistan. लेकिन अगर अवेयरनेस की लेवल बढ़ जाएगा तो इसका मतलब we cannot see any of the Israeli backed companies or restaurants or whatever here in Pakistan. क्योंकि कम से कम अगर फ़लस्तीनियों के साथ खड़े नहीं हो सकता तो कम से कम हमारा दुश्मन के साथ खड़े नहीं होना चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही है. बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल हमसे गुफ्तगू करने के लिए. और जनाब आप देख ही रहे हैं कि ट्रंप ने जो मुआहिदा कराया है और उसके बाद तस्करा किया था पीस फोर्स का, उसमें पाकिस्तान हुकूमती सतह पर तो शामिल हो रहा है लेकिन इंडिविजुअल सतह पर जाने की बहुत ज़रूरत है. यहाँ पर हर ख़ानदान, हर बच्चे को ज़रूरत है, जिसमें बिलाल जो हैं या बिलाल की तरह की जो तंजीमें और प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर बिलाल काम कर रहे हैं, उसकी तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें शामिल होना, उन्हें मदद देना, उन्हें सहूलत देना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि हम इंडिविजुअल सतह पर जाकर भी अपने गजा में मौजूद बहन भाइयों की मदद कर सकें. ब्रेक पर जाएंगे. वेलकम बैक. शामिल करते हैं सेगमेंट सफर है शहर, जिसमें आज बात हो रही है सिब्बी हरनाई चमन रेलवे की दिलचस्प तारीख और खूबसूरत लैंडस्केप की. आइए देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त और मेरे साथ अजीज़ अहमद जमाली साहब बैठे हैं. जमाली साहब जो हैं ये एक कमाल ऐसी रूह हैं और मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब जो हैं ऐसी रूहों को आवारा गर्द रूहें कहते हैं. ये चाहे किसी भी मकाम पे पहुंच जाएं कि इनके अंदर वो जो चीज़ है यानी आवारा गर्दी वाली वो ख़त्म हो ही नहीं सकती क्योंकि इनके अंदर इनेट होती है. और बलूचिस्तान में शायद ही कोई जगह हो जहाँ पे इन्होंने कदम न रखा हो. कोई पूरा 40% ऑफ पाकिस्तान जो है वो जिस तरह जमाली साहब ने छाना है और फिर रेस्ट ऑफ पाकिस्तान और फिर GBP जिस तरह एक्सपर्ट हैं. बलूचिस्तान की जो किताब है वो बहुत ही ज़बरदस्त, कितनी खूबसूरत उसकी फ़ोटोग्राफी है और पहली दफ़ा इतनी ज़बरदस्त किस्म की मालूमात उन जगहों के बारे में हमें मिली जो कि लैंडमार्क्स नहीं कहलाती बल्कि लैंडमार्क से हट के, लैंडमार्क्स तो इंसान खुद बनाता है लेकिन लैंडमार्क से हट के जितनी भी जगह हैं जिनको लैंडमार्क ही होना चाहिए वो जमाली साहब ने बताएं. जमाली साहब, आपकी किताब बलूचिस्तान, उसी पे अगर हम सिलसिला जारी रखें और आप जो हमारे सयाह हजरात हैं जो कि बलूचिस्तान से स्पिरिचुअली मोहब्बत करते हैं, बहुत अंदर से मोहब्बत करते हैं, उनको क्या कोई अगर अगली कोई डेस्टिनेशन बताइए. मेरा ख्याल है इस किताब का पर्पस भी टूरिज्म पोटेंशियल को हाईलाइट करना था जी, और जो यूनिक एस्पेक्ट्स हैं बलूचिस्तान के टेरेन के और